तो अब हम जैसे कि अब हमने डिस्कस किया था अपने आज वीडियो में डाइजेस्टिव ग्लैंड किस तरीके से एसोसिएट करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। डाइजेशन कैसे होता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमने जो खाया है वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कैसे होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम जो भी खाते हैं वो बकल कैविटी, हम पहले उसे चबाते हैं ना, पहले चबाते हैं। हमसे चबाने में हमारे क्या मदद करता है, सलाइवा। कहाँ से सीक्रेट होता है, सेलेवरी ग्लैंड से, ठीक है। तो सेलेवरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करेगा आपका सलाइवा, सलाइवा एंड दैट सलाइवा कंटेन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट कंटेन करेगा। दो एंजाइम्स कंटेन करेंगे, एक हो गया एमाइलेज, सलाइवा से सीक्रेट हो रहा है तो हम इसे कहेंगे सेलिवरी एमाइलेज, ठीक है, सेलिवरी एमाइलेज। और दूसरा जो एंजाइम होगा वो हो गया लाइसोजाइम। अब एंट्रेंस में काफ़ी बार सबका फंक्शन पूछा जाता है। सेलिवरी एमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, स्टार्च को माल्टोस में ब्रेक करता है, ठीक है। 30% हम लोग का कार्बोहाइड्रेट मुख में हम लोग का ब्रेक डाउन हो जाता है, माउथ में, ठीक है। 30% माउथ में ब्रेक डाउन हो जाता है। और सेलिवरी एमाइलेज काम करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए, जो पीएच है 6.8, एंट्रेंस में पूछा जाता है। लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है, खाना में जो अगर कोई बैक्टीरिया वक्टीरिया हुआ तो उसे ये किल करेगा जितना ही हो सकता है, ठीक है। और सलाइवा म्यूकस भी सीक्रेट करता है, क्योंकि सूखा सूखा खाएंगे तो सूखा सूखा एक पाइप में अगर कुछ डालो तो वो जाएगा नहीं, ताकि ये स्लिपरी होने में मदद करे, ठीक है। तो सलाइवा के साथ जब फूड मिक्स हो जाता है म्यूकस के साथ तो हम उसे कहते हैं बोलस, ठीक है, बोलस। और ये बोलस फिर फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से ये फिर ओइसोफेगस में जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ एपिग्लोटिस प्रिवेंट करेगा, मैंने आखिरी वीडियो में कहा था, ठीक है। एंट्रेंस में पूछा जाता है बहुत बार। फेरिंग्स से फिर ओइसोफेगस में जाएगा, ओइसोफेगस से अगला कहाँ जाएगा, फिर स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में जो ओइसोफेगस से स्टोमक में जाएगा, ओइसोफेगस एक ऐसा लॉन्ग पाइप है, तो वहाँ जो ये मूवमेंट होगा ना, वहाँ पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब ऐसे करके जाता है, ठीक है। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है, पूछा जाता है कौन सा मूवमेंट होता है एंट्रेंस में, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, ठीक है। स्टोमक में जाके हम लोग का खाना 3 से 4 से 5 घंटा के लिए स्टोर होता है और मिक्सिंग होता है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ और ब्रेक डाउन होता है तब। और वो जो कॉम्बिनेशन बनता है 4 से 5 घंटे के बाद, तो हम उसे कहते हैं काइम, ठीक है, उसे हम कहते हैं काइम, ठीक है। अब जो ये स्टोमक मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस से, गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन करता है अब हम देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था हम लोग का जो मतलब एलिमेंट्री कैनल का वाल होता है वो 4 लेयर का होता है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। उसमें से सिर्फ डुओडेनम का ही सब म्यूकोसा में ग्लैंड होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेनर्स ग्लैंड। और इनर जो लेयर होता है म्यूकोसा, स्टोमक का म्यूकोसा में ग्लैंड होता है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स कंटेन करते हैं, चलिए देखते हैं। म्यूकस सेल क्या करेगा, वो म्यूकस को सीक्रेट करेगा, प्रोटेक्शन, ताकि स्लिपरी होने में मदद करे, और वो म्यूकस HCl से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, म्यूको इपिथेलियम सेल को, ठीक है। दूसरा टाइप का जो सेल है वो हो गया पेप्टिक सेल और चीफ सेल। एंट्रेंस में पूछा जाता है कौन सा सेल क्या सीक्रेट करता है, ठीक है। पेप्टिक और चीफ सेल क्या करता है, पेप्सिनोजेन सीक्रेट करता है। पेप्सिनोजेन एक प्रो एंजाइम है, प्रो एंजाइम मतलब जो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। और ये एंजाइम पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो एक्टिव होता है विद द हेल्प ऑफ HCl, जिसके लिए pH 1.8 चाहिए। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है पेप्सिन। पेप्सिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं हम पेराइटल और ऑक्जिनटिक सेल, ठीक है, अगला टाइप का सेल। पेराइटल और ऑक्जिनटिक जो सेल है वो सीक्रेट करता है आपका HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 जो हम खाते हैं खाने के साथ, उसको एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो क्या होगा, हम लोग का शरीर में एक बीमारी होगा जिसे हम कहते हैं पार्नीसियस एनीमिया, ठीक है, डिफिशियंसी, याद रखिएगा। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कौन सा सेल क्या सीक्रेट करता है याद रखने के लिए, ठीक है। तो एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए। इसके पेराइटल ऑक्जिनटिक सेल के लिए हिप्पो याद रखिएगा, हिप्पो। H से हो गया HCl, I से हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर, P से हो गया पेराइटल सेल, O से हो गया ऑक्जिनटिक सेल, ठीक है, हिप्पो। और इसके लिए पेप्टिक सेल, चीफ सेल के लिए याद रखिएगा पेप्टिक, पेप्टिक, पेप और यहाँ पेप्सिन, ठीक है। अगर पेप्टिक सेल हुआ तो वो पेप्सिन ही सीक्रेट करेगा, HCl सब सीक्रेट नहीं करेगा, इस तरीके से याद रखिएगा। अब हमारे ये तो हमारा एडल्ट के लिए हो गया। पेप्सिन जो है हम लोग का प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, पर उसके लिए क्या चाहिए, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर बच्चे, तो भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया, हमारे मतलब जो ह्यूमंस को, कि बच्चे में अगर HCl प्रोड्यूस होगा तो उनका तो उतना डेवलप होता नहीं है स्टोमक, तो खराब हो सकता है। तो क्या करते हैं, बच्चे में एक दूसरा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रेनिन, ठीक है, रेनिन।
जो ब्रेक डाउन करता है मिल्क प्रोटीन को, क्योंकि बच्चे तो सिर्फ मिल्क ही पीते हैं, ठीक है। और क्या है, ये सब कायम बनने के बाद, ये सबसे मिक्स होने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद, ये हम लोग का चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो मिक्स होगा फर्दर बाइल से, पेनक्रियाटिक जूस से, इंटेस्टिनल जूस से। बाइल और बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, पिछले वीडियो में मैंने कहा था हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट थ्रू से डुओडेनम में घुसते हैं। वहाँ एक स्पिंचर होता है जिसे हम कहते हैं स्पिंचर ऑफ ओडी। तो क्या लेके जाते हैं, यहाँ से बाइल लेके जाएगा, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूसेस लेके जाएगा। क्या क्या कंटेंट करता है, क्या काम करता है, चलिए देखते हैं। बाइल जो है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा। वो लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है, जो फैट्स को ही ब्रेक डाउन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइल कंटेंट नो एंजाइम। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स नो एंजाइम। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, याद रखिएगा। उनमें बाइल पिगमेंट्स होता है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, थोड़ा बहुत फॉस्फोलिपिड होता है। क्या क्या होता है आप लोग देख लीजिए, मतलब याद रख लीजिएगा। आंसर पूछ लेता है इसमें से कौन सा बाइल में प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड भी रहता है। बाइल पिगमेंट नाम है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो इससे मिक्स होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फैट्स होगा वो ब्रेक डाउन होगा। फिर क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस बहुत सारा इनएक्टिव एंजाइम कंटेंट करता है, जिस तरह से ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेंस, लाइपेसेस, एमाइलेस, ठीक है। तो ये ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन जो इनएक्टिव है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है एक दूसरा एंजाइम से। बहुत बार एंट्रेंस में पूछ चुका गया है, याद रखिएगा, जिसका नाम है एंटीरोकाइनेस। जिसका नाम है एंटीरोकाइनेस। ट्रिप्सिनोजेन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन is activated into active trypsin and active chymotrypsin with the help of enzyme एंटीरोकाइनेस, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन में मदद करेंगे इनटू डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस ऑल्सो कंटेन एमाइलेज, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा, कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेसेस, ये भी फैट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा, न्यूक्लियसेस, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा, जो डीएनए आरएनए है ना उनको भी तोड़ेगा, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडिस, ये सब कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटेस्टिनल जूस। जब पेनक्रियास और बाइल का जूस एक्ट कर दिया तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, जैसे कि हो गया प्रोटीन को ये डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, और छोटे भाग में, और उस छोटे भाग को और छोटे भाग में तोड़ देगा इंटेस्टिनल जूस, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस कंटेन माल्टेस। मैं एंजाइम्स का नाम लिख रहा हूँ। माल्टेस क्या करेगा, माल्टोस पे एक्ट करेगा। ये माल्टेस माल्टोस पे एक्ट करेगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा उसका इंडिविजुअल फॉर्म में, विच कंटेन्स ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। lactose will act on lactase will act on lactose, which consists lactose is consist of glucose and galactose, and sucrose will act on glucose and fructose, sucrase। तो वो सुक्रोज पैक करेगा और ये इंडिविजुअल फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, जो एब्जॉर्ब करने में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प होगा, ठीक है। ये जब सारा चीज़ इंडिविजुअल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो क्या करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट दैट इज ब्रेक डाउन इन डुओडेनम एंड एब्जॉर्ब्स इन जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्ब होगा, और जो एब्जॉर्ब नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ताकि डिफिकेशन के साथ वो निकल जाएगा, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादातर होता है कि वहाँ वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग का जो ये सारा मतलब जो रेगुलेशन हो रहा है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन का, ये जो है ये न्यूरल एंड हार्मोनल रेगुलेशन से कंट्रोल होता है, ठीक है। जिसमें से गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशन जो होता है वो अंडर न्यूरल कंट्रोल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। एंड डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो सिक्रेशन, उसका सिक्रेशन हार्मोनल कंट्रोल के अंदर में होता है, ठीक। आइए अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। जो डाइजेशन हुआ, कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल हुआ, वो हम लोग का जो ब्रेकडाउन हुआ सिंपल फॉर्म में, वो ब्रेकडाउन क्यों हुआ था कि हम लोग का बॉडी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एकदम सिंपल फॉर्म में। जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में बना इंडिविजुअल यूनिट में, जो प्रोटीन था उसका इंडिविजुअल यूनिट अमाइनो एसिड में बना, ठीक है। क्यों बना, क्योंकि वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, म्यूकोसा के थ्रू, इंटेस्टिनल म्यूकोसा से ब्लड में जाएगा और ब्लड से टिश्यू में पहुंचेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, कि टिश्यू में पहुंचेगा ब्लड के थ्रू से, ठीक है, ताकि ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर पाए सिंपल फॉर्म में। ये अगर ब्लड एब्जॉर्ब करेगा, बड़ा चीज़ है तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसको अगर इंडिविजुअल फॉर्म में कर दो तो ये एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। इसलिए इंडिविजुअल कंपोनेंट में हम ब्रेक डाउन करते हैं, और जब टिश्यू में पहुंच जाता है तो टिश्यू उसको यूटिलाइज करेगा ना। टिश्यू में पहुंचेगा क्यों, ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, यूटिलाइज करे। हर चीज़ का अलग काम है। ग्लूकोज हुआ तो ग्लूकोज से वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन में पढ़े हैं ना, पढ़ेंगे हम बाद में, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, जो ग्लूकोज से एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है ना, ग्लाइकोलाइसिस, ताकि एटीपी प्रोड्यूस हो। तो उस तरीके से उस यूटिलाइजेशन को हम कहते हैं
एसिमिलेशन उस प्रोसेस को, ठीक है। अब इसका जो एब्जॉर्प्शन का जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है एनसीईआरटी बुक में काफ़ी लाइन इधर उधर लिख के, बहुत ही कन्फ्यूजिंग लाइन है। सिंपल तरीके से आज मैं निकाल के रखा हूँ, बस एग्जाम में आते ही इसको याद रख लीजिए और यही टिक मारिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा बस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव, ठीक है। पैसिव मतलब क्या, यहाँ कोई एनर्जी का जरूरत नहीं है, मोमेंट ऑटो अपने आप होगा, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब कौन सा मॉलिक्यूल्स किससे ट्रांसपोर्ट होता है आप देखते हैं, देखिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हो सकता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। याद रखिएगा सिंपल डिफ्यूजन फैट्स का होता है, ठीक है, फैट ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, फ्रुक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फैसिलिटेड डिफ्यूजन, याद रखिएगा। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लगता है उसमें याद रखिएगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एमाइनो एसिड एंड सोडियम, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंट्रेंस में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा मैकेनिज्म करता है एक्टिव में, याद रखिएगा सिंपल डिफ्यूजन फैट है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन फ्रुक्टोज है, याद रखिएगा, ठीक है। अब फैट्स का ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म पड़ता है, फैट्स इनसोल्यूबल होता है तो क्या करते हैं उसमें, पहले बाइल सल्ट जो होता है वो कंबाइन करके उसे मिशेल बना देता है, ठीक है, राउंड शेप में। मिशेल बनने के बाद वहाँ प्रोटीन कोट और एक रिफॉर्म करता है वो, जिसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन। अब वो रिफॉर्म करके सर्कल टाइप बन गया प्रोटीन कोट उसका ऊपर, तब वो लेक्टियल्स में देगा, हमने पढ़ा था ना, वेलाई कंटेंट्स ब्लड कैपिलरीज व्हिच आल्सो कॉल्ड लेक्टियल्स, वो लेक्टियल्स के थ्रू से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, टिश्यूज में। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फैट्स का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं हम लोग का कैलोरीफिक वैल्यू, हम जो भी खाते हैं क्यों खाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो, कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो, उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि हम लोग का 1 ग्राम फूड कंप्लीटली कंबास्ट होकर यूटिलाइज होकर कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू में काउंट करते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स का स्पेशली देखते हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही मुझे लग रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस, वैल्यू याद रखिएगा इसका। और दूसरा तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से दे सकते हैं मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ दो वैल्यू दी गई है बुक में आपके, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब यही होता है कि 1 ग्राम फूड का अगर हम मेटल में टोटली यूज कंबस्ट करें तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू मतलब हमारे बॉडी में एक्चुअल कितना वो कंबसन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यही कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू से ही कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से देखिए। कार्बोहाइड्रेट का ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है एनर्जी, ठीक है। और वहीं फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 4.0। प्रोटीन का है ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू 5.65 और वहीं फैट्स का है 9.45, एकदम याद रखिएगा ये ग्रोस है। और वहीं फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स आर 9 एंड 4। अब सपोज आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछ दिया कि आपको 120 ग्राम आपको इस कुछ एक दिया गया खाने को, उससे कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोटीन कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो इंटू कर दीजिएगा। पर ग्राम में अगर 4 होता है तो 4 इंटू 120 कितना होगा, कैलकुलेट करके वही आंसर होगा, ठीक है, एंट्रेंस में। तो मत सोचेगा अरे हम तो 4 ग्राम ही पढ़ा था, यहाँ तो ऑप्शन में एकदम आ गया है, यहाँ मतलब कितना होता है, ये करते हैं ना, 400 4 2 8 और 4 1 4, 480 किलो कैलोरी पर ग्राम अगर 120 ग्राम मेरे को मिला तो हम एंट्रेंस में कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे यार हमें तो 480 कहीं पढ़ा ही नहीं था, हमने तो 4 पढ़ा था, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेगा, ठीक है, प्रोटीन हर चीज़ के लिए। अब हम आते हैं जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है हम लोग का, वो डिफरेंट पार्ट में अलग अलग चीज़ एब्जॉर्ब करता है। बुक में एक फिगर दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा, छोटा सा समरी यहाँ निकाल के रखा हूँ मैंने। जैसे हम लोग का माउथ में स्टार्च का 30% डाइजेशन होता है, ड्रग्स और ड्रग्स का भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और सेलेब्री एमएलएस को हम टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। स्टोमक में वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स और बाकी हमने ब्रेकडाउन हुआ था वो देखा है, वो एब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स लिटिल अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब अगला हम आते हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। खाते हैं तो बीमारी तो होगा ही ना, कुछ भी चीज़ का तो डिसऑर्डर होगा ही ना, बीमारी होता ही है, तभी तो लोग डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं जो हमारे बुक्स में है। पहला हम डिसऑर्डर पढ़ते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों होता है, जब हमारा बाइल पिगमेंट्स होता है जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन वो जब डिपॉजिट होना चालू होता है तब ये जॉन्डिस होता है, जिसकी वजह से हम लोग का आँख और ये जो नेल होता है, बॉडी होता है, थोड़ा येलोइश टाइप में कलर होने लगता है, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया हम लोग का वोमिटिंग। वाटर स्टोमक में जो कंटेंट रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, उससे वोमिटिंग कहते हैं। एंट्रेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वोमिटिंग का जो वोमिट सेंटर होता है वो मेडुला में रहता है। एंट्रेंस में काफ़ी बार पूछा जाता है, पूछते भी हैं। डायरिया मतलब जो बावेल होता है उसमें एबनॉर्मल मूवमेंट होगा अनडाइजेस्टेड फूड का, और वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो डायरिया होता है। ठीक है, वाटरी फीसेस निकलता है। ठीक है, एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट। कॉन्स्टिपेशन मतलब जोड़ लगाते हैं ना जोड़ लगाते हैं पर निकलता नहीं है, तो वो हो गया कॉन्स्टिपेशन। क्या होता है उसमें कॉलोन में फीसेस रिटेन होकर रहता है, मतलब टाइट से होकर रहता है। ठीक है, इनडाइजेशन मतलब क्या, अरे भाई मेरा तो हजम ही नहीं हो रहा, तो वो हो गया इंडाइजेशन। अरे यार लिमिट में खाओगे तो ना हजम होगा, अगड़म बगड़म खाओगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो फूड आर नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, वो हो सकता है कोई प्रॉपर एंजाइम सिक्रेशन ना हो उसके वजह से भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग के वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं पैम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसमें प्रोटीन से तो बहुत सारा बीमारी होता है, स्पेशली हम दो बीमारी को पढ़ेंगे, क्वाशिकर एंड मारास्मस। ठीक है, क्वाशिकर क्या होता है, ये प्रोटीन डिफिशियंसी से होता है ये बीमारी, जबकि मारास्मस प्रोटीन डिफिशियंसी एंड क्लोरोफिक डिफिशियंसी, ये दोनों डिफिशियंसी हो तो मेरास्मस होगा, सिर्फ प्रोटीन डिफिशियंसी तो क्वाशिकर होगा। क्वाशिकर सिर्फ चाइल्ड में होता है, सिर्फ चाइल्ड में, और मारास्मस जो होता है इन्फेंट में होता है, जन्म दिए हुए बच्चे में होता है। ठीक है, क्वाशिकर में क्या होता है, बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे कि स्किन के अंदर फैट्स डिपॉजिट होने लगता है, पेट थोड़ा फूला फूला स्किन लगता है, जिसको हम पेट भी निकल जाता है तो पोर्ट बेली होता है। इसका स्केली लेसेंस होता है, टिश्यू इम्पेयरमेंट होता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो वो भी है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फुल समरी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का। कुछ समय में लॉकडाउन चल रहा है, रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, एडिटिंग करने में प्रॉब्लम होता है, नया हूँ। इसी तरह अपना प्यार बरसा रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हर उस बच्चे तक पहुँचाए जो इस बार नीट की तैयारी कर रहा है और उसे कम समय में रिवीजन चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, पूरा चैप्टर का क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उसे वीडियो शेयर करें ताकि देखे तो उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सारा एंट्रेंस पॉइंट बेसिस मैंने निकाल के फुल एनसीईआरटी बेस रखा है, क्लियर करें। और अगला वीडियो किस चैप्टर पर ना कमेंट करें, और कोई भी क्वेरी हो कोई भी चैप्टर का तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें ताकि मैं उसका जवाब दूँ। प्यार बरसाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।